सभी को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं कहानी के रूप में बताने की कोशिश करूँगा, बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आपने देखा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ, नेशन स्टेट्स। और इस प्रक्रिया में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना लोगों की अब धीरे धीरे बदल गई। उनमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा, जिसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं। नए प्रतीकों और नए चिन्हों, नए गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। अब आपको देखना है कि आपके देश में यह जो राष्ट्रीय चेतना थी वो किस प्रकार से पैदा हुई। तो आपको पता है कि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, यानी भारत ब्रिटिश हुकूमत का एक उपनिवेश था। तो भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो संघर्ष दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे थे, आपके भी देश में हो रहा था। उन संघर्षों के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे और चूँकि अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर शासन किया, पूरे देश के लोग अंग्रेज़ों के उत्पीड़न और दमन से प्रभावित थे, परेशान थे, इसलिए लोगों में एक साझा भाव विकसित हुआ और यह दमन और उत्पीड़न लोगों को एक दूसरे से बांध दिया, लोगों में एकता पैदा कर दिया। लोगों को यह लगने लगा कि अंग्रेज ही उनकी समस्याओं का कारण है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, क्योंकि भारत में लोग अलग अलग शासकों के द्वारा शासित थे और हर क्षेत्र में अलग अलग नियम और कानून थे, जिसके कारण लोगों की समस्याएं एक जैसी नहीं थी। सबके अनुभव जो है अपने अपने अलग थे, इसलिए स्वतंत्रता के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे। तो आपके देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सारे समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन शुरू किया था। और आप चूँकि कक्षा 8 में भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन पहले भी कर चुके हैं और हम लोग अब उसके आगे 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी आपने पढ़ लिया है। अब हम लोग उसके आगे की कहानी जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से करेंगे। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है आपको दिया गया है। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का ही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े बड़े जुलूस निकला करते थे। यह उसमें भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बिल्कुल आम बात थी। तो इसमें आइए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। अब इस टॉपिक में आपको
जानना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, उसमें आपके देश के हालात क्या थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लोग क्या सोच रहे थे, क्या लोगों की परेशानियां थीं, उनको आपको समझना है। क्योंकि ब्रिटेन जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक हालात आपके देश में पैदा कर दिया था, क्योंकि युद्ध में शामिल होने के कारण ब्रिटेन का रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आय कर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगीं और इतना ही नहीं, 1913 से 18 के बीच में कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं, जिससे आम जनता परेशान थी, आम जनता की मुश्किलें बहुत बढ़ गई थीं। गाँवों में सिपाहियों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था इस बात को लेकर के। और 1918 से 1919 और 2021 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें भी खराब हो गई थी, जिससे भोजन का भी अभाव हो गया। उसी दौरान जो है फ्लू जैसी महामारी फैल गई थी। तो आप देखेंगे कि 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग तक आपके देश में मारे गए थे। अब लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी सहूलियतें उनको मिलेंगी युद्ध के पश्चात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों की कोई भी मुसीबत उससे कम नहीं हुई। और इसी दौरान एक घटना होती है, गांधी जी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं। गांधी जी का आगमन 1915 में भारत में होता है। वे दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन की शुरुआत की थी और वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक वो मोर्चा भी संभाले थे, लोहा भी लिया था। और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, उनका कहना था कि कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। बच्चों, उनका कहना था कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु के विनाश की कामना नहीं करता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। तो गांधी जी को लगता था कि जो सत्याग्रह और अहिंसा का विचार है उसमें सत्य की ही जीत होती है और अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो गांधी जी के भारत आने के बाद भारत में देखा जाए तो गांधी युग की शुरुआत भी होती है, क्योंकि गांधी जी के आने के पहले भी आपके देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होता था, लेकिन गांधी जी के आने के बाद जो देश में राष्ट्रवादी आंदोलन था अब वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया, यानी उसमें जनता की भागीदारी हो गई। बड़े पैमाने पर लोग जो है गांधी जी के साथ जुड़ने लगे।
तो गांधी जी जब 1915 में आपके देश में आए थे तो उन्होंने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब यहाँ पर आपको 3 आंदोलन उनके याद रखने हैं। सबसे पहला जो है आंदोलन 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण ज़िले में सत्याग्रह आंदोलन किया था और उसमें नील की खेती करवाने वाले जो बागान मालिक थे उनकी व्यवस्था के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। दूसरा आप देखेंगे 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की मदद की और सत्याग्रह चलाया था। और फसल और ख़राब हो जाने के बाद प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, इसीलिए ये 1917 में खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। और तीसरा उनका महत्वपूर्ण आंदोलन था इस दौरान 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच इस आंदोलन को चलाने के लिए वे अहमदाबाद गए थे। तो 3 आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दूसरा जो है कि खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद। ये 3 आंदोलन आपके गांधी जी के शुरुआती दौर के याद रखने हैं। अब इस आंदोलन को में उनको कामयाबी मिली गांधी जी को। इससे उत्साहित होकर के, अब चूँकि आंदोलन हो रहा था, देश में राष्ट्रव्यापी जो है कि आंदोलन हो रहे थे, पूरे देश के लोग इसमें धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। तो इससे जो है कि अंग्रेज गांधी जी की सफलता को देख के भयभीत भी थे। तो 1919 में अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया। सर सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे वे। तो उनकी अध्यक्षता में रॉलट एक्ट पास किया गया। हालांकि आपके देश में इसको काला कानून कहा जाता है। इस कानून का विरोध जो है कि आपके देश में हुआ था, क्योंकि यह कानून तो पहले बहुत जल्दीबाजी में पास कर दिया था। अब आपको ये देखना है कि यह कानून था क्या। तो इस कानून के जरिए सरकार को भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। तो यह तो बहुत ही गलत था। यानी किसी को आप बिना कारण बताए जेल में डाल दें, उस पर मुकदमा चला दें, तो यह कानून तो किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से गांधी जी सविनय अवज्ञा चाहते थे। तो सविनय अवज्ञा का मतलब यहाँ पर नागरिक अवज्ञा से है, और इसे वो 6 अप्रैल को शुरू करना चाहते थे। तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत जो अंग्रेज थे, उन्होंने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस जो नागरिक अवज्ञा की शुरुआत की गई थी, उसमें क्या क्या किया गया ये आप समझ रहे हैं। तो गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग जो है बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ पंजाब में लागू कर दिया गया और पंजाब के शासन की जिम्मेदारी जनरल डायर को सौंप दी गई। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए, या आप पढ़ चुके हैं पहले भी, कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और लोग जो है कि
काफ़ी संख्या में बैसाखी के मेले में उस समय जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास ही है, उसमें जाने के लिए एक ही रास्ता है और उस रास्ते से जनरल डायर अपनी सेना को लेकर अंदर प्रवेश किया और सभा में बच्चे, जवान, पुरुष, स्त्री जो सभी लोग थे उनको बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और भीड़ पर गोली चलवा दी। यह जो है कि एक बहुत बड़ी घटना है, इतिहास का एक काला अध्याय है जिसको आप 8वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। और उसका कहना था कि वह सत्याग्रहियों के जहन में, दिमाग में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक भाव, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। तो जैसे ही यह कार्रवाई हुई वैसे ही पूरे देश में, उत्तर भारत खास तौर पर इससे प्रभावित था, सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला बोलने लगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो है कि लोग सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों ने दमन का रास्ता अपना लिया। गांधी जी ने देखा कि हिंसा फैल रही है तो उन्होंने जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन अपना शुरू किया था उसको वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। तो गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें हिंदू मुसलमानों का एक होना ज़रूरी है। तो वह एक व्यापक आधार का आंदोलन खड़ा करना चाहते थे और उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे हिंदू के साथ मुसलमानों को भी जोड़ सकते हैं। अब खिलाफत आंदोलन क्या था ये भी समझ लीजिए कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और उस समय आपके देश में अफवाह फैली थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। तो वहाँ पर जो है संधि थोपी जाएगी तो आपके देश के मुसलमान भी नाराज़ हो गए। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और इसके जो नेता थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु थे। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त रूप से वे महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दिए और सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, इसको ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को राजी कर लिया कि वे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये आपको मैप वर्क में भी भरने के लिए आता है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब प्रश्न उठता है असहयोग ही क्यों। अगली टॉपिक है कि असहयोग ही क्यों। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखा था, उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज़ों का शासन चल भी रहा है। तो यदि भारत के लोग अपना समर्थन, अपना सहयोग वापस ले लें तो निश्चित तौर पर भारत में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसको लागू करने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले लोगों को सरकारी पदवियों को लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों
स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और अगर सरकार इस पर दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए, गांधी जी का कहना था। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन में देश भर में यात्राएं करने लगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इन प्रस्तावों से सशंकित थे। उनको उस समय विधायी परिषदों के होने वाले चुनाव में भाग लेना था। वो सोचते थे कि ये इस आंदोलन से देश में हिंसा भड़क जाएगी, लोग हिंसक हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर के जो है कांग्रेस में ही आपस में खींचातान एक तरह से होने लगी। लेकिन ध्यान रखिए कि फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। ये भी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अधिवेशन में एक समझौता होता है और असहयोग आंदोलन पर सभी लोगों की सहमति बन जाती है और इस तरह से असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती है। अब असहयोग आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न लोगों के लिए इस आंदोलन के क्या मायने थे, ये हम लोग अगली टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करते हुए लोग दिखाए गए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक इसे माना जाता था, तो इसका बहिष्कार करके इस प्रभुत्व को तोड़ना था, ख़त्म करना था। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी इस आंदोलन को लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से लिया था। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।